नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर वन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम 7 जून 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी सिविल में 8th रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ है। ये आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब एग्जाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज ये है कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन सब एग्जाम के लिए सफिशियंट है। और जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप पढ़ोगे तो आप भी इजीली इन एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन तो साथ साथ पता चलेगा ही, कैसे करना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट, वो भी आपको साथ साथ सीखने को मिलेगा। तो अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू हैव एग्जैक्टली जीरो टेंसाइल स्ट्रेस एट वन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन of diameter d subject to a combined direct compression and bending stress, a normal point load is needed to be placed। तो भाई कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए सर्कुलर सेक्शन के अंदर। तो जो सेंटर का रीजन होता है उसको फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ण। अगर रेक्टेंगुलर होता तो d/3 और b/3 का भाई एक रोम्बस बनता। अगर सर्कुलर है तो d/4 का अंदर एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा। d/4 डायमीटर का एक सर्कुलर पोर्शन बनता है। और उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी उसकी सेंटर से अगर हम देखें तो d/8। भाई डायमीटर अगर उसका d/4 है सर्कुलर के अंदर तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, d/8 हो जाएगी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या यूज करी इसने, इसने हमसे ये पूछ लिया भाई पॉइंट लोड को हम एक्सट्रीम फाइबर से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे कि भाई कोई भी टेंसाइल फोर्स उसके अंदर डेवलप ना हो। ठीक है, इसने ट्रिक ये यूज कर ली क्योंकि हम याद करते हैं d/4 का सर्कुलर रीजन बनता है। तो भाई जैसे आपको डायग्राम दिखने लग रहा है ऐसा होता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिखने लग रहा है कि भाई सेंटर से d/8 डिस्टेंस के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। जी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम बिल्कुल एंड वाले फाइबर से देखें, जो इसका एंड वाला फाइबर है वहां से सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस की दूरी देखें। क्या चेक करें हम, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी। ये वाली दूरी होगी हमारी, जो इसका रेडियस है, रेडियस में से d/8 को आप माइनस कर दो तो हमें कितना मिल जाएगा, 3d/8 फ्रॉम द कोर वो टूवर्ड द कोर फ्रॉम द पेरीफेरी। यानी इसका जो एक्सट्रीम वाला फाइबर है उससे सेंटर की तरफ कितना डिस्टेंस, 3d/8 डिस्टेंस के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कोई भी टेंसाइल फोर्स इसके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो क्वेश्चन तो पुराना ही था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, लेकिन इसने घुमा के पूछ लिया। हम याद करते थे सेंटर से, इसने आंसर में दे दिया भाई एज से कितनी दूरी पे, तो 3d/8 डिस्टेंस दूर फ्रॉम दी पेरीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलर सीवर सेक्शन इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट, इट हैज लो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कम होती है। जी नहीं, सर्कुलर सीवर की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बढ़िया होती है भाई, सर्कुलर शेप होने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी बढ़िया होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट ऑफर द मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द वॉल। जो सर्कुलर सीवर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है किसी भी अमाउंट ऑफ मटेरियल के लिए। मान लो भाई आपके पास 10 मीटर क्यूब कंक्रीट और आपने कोई सेक्शन बनाना था, तो रेक्टेंगुलर वाले में ज्यादा कंक्रीट लगेगी, सर्कल वाले में कम से कम लगेगी, तो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें डेवलप मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट, अंडर द फुल फ्लो कंडीशन ए सर्कुलर सीवर हैज द मैक्सिमम हाइड्रोलिक रेडियस। फुल फ्लो कंडीशन के अंदर सर्कुलर सीवर का जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो मैक्सिमम होता है, कितना होता है, d/4। फुल फ्लो कंडीशन में हाइड्रोलिक रेडियस कितना होता है सर्कल का, d/4। फोर्थ स्टेटमेंट, सर्कुलर सीवर आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है इजी होता है। तो दूसरी तीसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट केवल गलत है। भाई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इसकी कम नहीं होती, ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। साउंड लेवल L इज इक्वल टू log 10 केव डिवाइड बाई केव नोट बेल। जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, साउंड लेवल L होती है, वो हम कैसे मेजर करते हैं, log 10 केव डिवाइड बाई केव नोट। इसमें केव क्या, साउंड की इंटेंसिटी, और केव नोट क्या, रेफरेंस इंटेंसिटी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, और ये हम किसके अंदर मेजर कर रहे हैं, साउंड की लेवल बेल के अंदर मेजर कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट, साउंड प्रेशर इज एक्सप्रेस ऑन ए लोगैरिथम स्केल। साउंड का प्रेशर हम लोगैरिथम स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट,
साउंड प्रेशर ऑफ द फेंटेस्ट साउंड दैट कैन बी हियर बाय अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज अबाउट 10 माइक्रोपास्कल। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। जो इंसान है वो कितनी साउंड को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए? 20 माइक्रोपास्कल का प्रेशर होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल वुमन सुन सकता है। कितना? 20 माइक्रोपास्कल। और 20 माइक्रोपास्कल प्रेशर के ऊपर साउंड का भाई कैसे मेजर करेंगे? तो 0 डेसिबल की जो साउंड होती है उसके अंदर 20 माइक्रोपास्कल प्रेशर होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, यहाँ पे 20 माइक्रोपास्कल आना चाहिए था। फोर्थ स्टेटमेंट, मेजरमेंट ऑफ साउंड प्रेशर ऑन लोगैरिथम स्केल आर नोन एज द लेवल। साउंड प्रेशर को अगर आप लोगैरिथम स्केल के ऊपर मेजर करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लेवल्स बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो आज हमने शुरू किए 3 क्वेश्चन करे हैं। तो तीनों क्वेश्चन क्या है? हल्के से थोड़े बहुत डिफिकल्ट कह सकते हैं, या फिर जो हमने बाकी क्वेश्चन देखे उनके कंपैरिजन में डिफिकल्ट थे। लेकिन इससे ये नहीं है कि भाई हम घबरा जाएंगे, पेपर में ऐसे हो सकता है वही पहले थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे फिर आसान आसान। अब आप देखना कितने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। इफ द whole circle bearing of a line is 0 degree then the reduced bearing of the line is in the whole circle bearing। किसी लाइन की 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या? लाइन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, तो क्वाड्रेंट बियरिंग में क्या लिखेंगे? हम केवल नॉर्थ लिखेंगे। अगली स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, इन प्लाईवुड 3 और मोर veneers in odd number are placed one above the other with the direction of grain of the successive layer at। तो जो प्लाईवुड होती है उसके अंदर हम ढेर सारी विनीर को रखते हैं, और दो विनीर का आपस में क्या एंगल होता है? तो 90 डिग्री के एंगल पे हम विनीर्स को रखते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट स्टेटमेंट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क बिटवीन टू सेक्शन 40 मीटर अपार्ट एंड मिड सेक्शनल एरिया बिटवीन द सेक्शन इज 15 मीटर स्क्वायर। मिड सेक्शन एरिया 15 और लेंथ है 40, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एरिया डिवाइड बाय लेंथ, 15 चौक 60, यानी कि 600 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से जो शियर स्ट्रेस होता है, जो टाउ होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। अब ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू डिवाइड बाई डी वाई, जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है टाउ जो होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर ए लीनियरली इलास्टिक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, द रेंज ऑफ जी इज गिवन बाय। जो आपको फॉर्मूला पता है ई और जी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। और पॉइजंस रेशो किसी मटेरियल का क्या होता है? 0 से लेके 0.5 के बीच में होता है। तो अगर 0 होगा तो कितना होगा? 0 होगा तो जी की वैल्यू आ जाएगी e/2। और अगर 0.5 होगा तो कितना होगा? 1 प्लस 0.53, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, वो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 3। तो e/3 से लेके e/2 के बीच में जी की वैल्यू हो सकती है। बस आपको 0 से 0.5 पॉइजंस रेशो पुट करके देखना था। इजी क्वेश्चन निकालेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो एंड क्लासिफाई द कॉलम अकॉर्डेंस टू IS 456। कॉलम का डायमीटर 300 mm और इफेक्टिव लेंथ 3 मीटर। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो 3 मीटर यानी कि 3000 mm डिवाइड बाय 300 कितना आ गया? 10। स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ गया? 10, और केवल 10 एक ही ऑप्शन के अंदर है। और स्लेंडरनेस रेशो अगर 3 से लेके 12 के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। तो 10 है तो क्या हो गया हमारा? शॉर्ट कॉलम। अगला क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सोइल इज 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड द पीजोमेट्रिक रीडिंग एट द एंड पॉइंट ए एंड बी ऑफ सोइल सैंपल आर 10 एंड 5 सेंटीमीटर। आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको पता है v किसके इक्वल होती है? k इंटू आई। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? परमिएबिलिटी इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस कितना है? 10 और 5 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 5 सेंटीमीटर का। हेड लॉस कितने का? 5 सेंटीमीटर का। डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? h डिवाइड बाई एल, यानी कि 5 डिवाइड बाई 20, यानी 1/4। आई की वैल्यू आ गई 1/4। और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? k इंटू आई। तो k की वैल्यू किसके इक्वल होगी? यानी परमिएबिलिटी किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी डिवाइड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वेलोसिटी आपको कितनी दी है? 0.01 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.04 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हार्डली 20-30 सेकंड इसको करने में आपको लगती। अगला क्वेश्चन, आइसोलेटेड टी बीम की इफेक्टिव विड्थ क्या होती है? आइसोलेटेड टी बीम की इफेक्टिव विड्थ कितनी होगी? तो वो होती है एल नोट डिवाइड बाई एल नोट बाई बी प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, आइसोलेटेड टी बीम की डेप्थ क्या होगी, आपसे सोल्व नहीं करवाया, मेंस के अंदर हो सकता है इससे आपसे सोल्व करवा दे। इसमें आइसोलेटेड टी बीम की है, पेपर में हो सकता है टी बीम्स की पूछ ले आपसे। जो सिंपल टी बीम्स होती है उनकी कितनी होती है? टी बीम्स की होती है एल नोट डिवाइड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डेप्थ ऑफ फ्लैंज। यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो किसकी होती है? टी बीम की। अगर आइसोलेटेड टी बीम है तो कितनी होगी? एल नोट डिवाइड बाई एल नोट बाई बी प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर एल बीम होती तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता, और आइसोलेटेड एल बीम होती तो कौन सा होता? सेकंड वाला ऑप्शन सही होता। तो ये वाले फॉर्मूले आपको सारे पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, हार्डली इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड लगती। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन का सोर्स कौन सा नहीं है? तो जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है भाई, म्यूजिक तो हम अपनी पसंद से सुनते हैं, तो वो नॉइस पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। नॉइस पोल्यूशन होता क्या है भाई, किसको हम पोल्यूशन बोलेंगे? जो अनवांटेड साउंड होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट कल्चरेबल कमांड एरिया इज इक्वल टू? कल्चरेबल कमांड एरिया किसके इक्वल होगा? तो कल्चरेबल कमांड एरिया इज इक्वल टू ग्रोस कमांड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया। ठीक है, ग्रोस कमांड एरिया क्या होता है भाई? एक रिवर है या कनाल है, वो टोटल कितने एरिया को इरिगेट कर सकती है? उसमें रोड, घर, पुल सब कुछ आ जाएगा। अगर उसमें से हम इन चीजों को हटा दें भाई, रोड के ऊपर तो खेती करोगे नहीं ना, घर के अंदर करोगे, यानी अनकल्चरेबल एरिया को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कल्चरेबल कमांड एरिया। सेम यही क्वेश्चन शायद पिछली बार भी पूछ जाता था 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन इन द केस ऑफ अटरवर्क लिमिट ऑफ ए सोइल द श्रिंकेज इंडेक्स ऑफ द सोइल विल बी इक्वल टू? भाई अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? आप प्लास्टिक लिमिट पढ़ते आ रहे थे भाई, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ते आ रहे थे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता था भाई? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। उसी तरीके से श्रिंकेज लिमिट क्या होएगा? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। इस चीज को आप याद कर सकते हो, और वैसे तुक्का लगाना चाहो तो आप इसको तुक्का भी लगा सकते हो भाई। जैसे लिक्विड लिमिट क्या होता था, वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता था? लिक्विड माइनस प्लास्टिक। उसी तरीके से श्रिंकेज वाला क्या होगा? प्लास्टिक माइनस श्रिंकेज लिमिट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्निंग साइन? इनमें से वार्निंग साइन कौन सा नहीं है? तो पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग वार्निंग है, मैं नेटवर्क वार्निंग है, स्कूल है आगे वार्निंग है, ट्रक प्रोहिबिटेड ये क्या है? ये रेगुलेटरी वाला है, नो स्टॉपिंग ये भी रेगुलेटरी वाला। तो फोर्थ और फिफ्थ हमारे क्या रेगुलेटरी, और वही चीज हमसे बुझी हुई है। अगला क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वाटर बाउंड मैकेडम रोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आफ्टर स्प्रेडिंग द क्रश एग्रीगेट? वाटर बाउंड रोड के कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आपने क्रश एग्रीगेट को रोड के ऊपर फैला दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले तो हम ड्राई रोलिंग करेंगे भाई, रोलर को पास करेंगे, फिर स्क्रीन की हेल्प से हम वॉइड्स को फिल करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब भाई बहुत फाइन पार्टिकल्स की हेल्प से। फिर हम वेट रोलिंग करेंगे, पानी का छिड़काव करके रोलर को पास करेंगे, और फिर हम बाइंडिंग मटेरियल की एप्लीकेशन करेंगे। तो पहले ड्राई रोलिंग, फिर स्क्रीनिंग, फिर वेट रोलिंग, और फिर बाइंडिंग मटेरियल। ये प्रोसेस आप याद कर सकते हो भाई, वाटर बाउंड मैकेडम में क्रश एग्रीगेट को स्प्रेड करने के बाद हम क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो असर्शन पढ़ते हैं, ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द वेरियस पैरामीटर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस द यील्ड फ्रॉम द कैचमेंट इज ए रैंडम वेरिएबल। भाई किसी कैचमेंट से कितना यील्ड मिलेगा वो रैंडम वेरिएबल है। ऐसे नहीं है कि भाई हमेशा फिक्स यील्ड मिलेगा। कैचमेंट क्या होता है भाई? वो पूरा का पूरा किसी रिवर के भाई चारों तरफ का जो एरिया होता है, जिसमें जितनी भी बारिश होगी उस रिवर में चला जाएगा, तो उसको हम कैचमेंट बोल देते हैं। यानी पानी को कैच कर रहा है, पानी की बूंदों को, और फिर रिवर में चली जाती हैं, वो क्या होता है? एक रैंडम वेरिएबल बनता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। रीजन देखते हैं, द यील्ड फ्रॉम कैचमेंट is the end product of various process such as the precipitation, infiltration and evapotranspiration operating in the catchment। भाई हम
जो कितनी भाई रिवर के अंदर पानी आएगा, जो यील्ड होता है कैचमेंट का, उसको हम गैस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट होता है ढेर सारे प्रोसेस का, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, वेपोट्रांसपिरेशन। तो असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करने लगे, क्योंकि आप बीच में भी कोच वर्ड लगा के देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट इज अ टेम्परेरी जॉइंट लेफ्ट आफ्टर द सब्सिक्वेंट कंक्रीटिंग ऑपरेशंस? तो दो कंक्रीट आपने करी है, तो उनके बीच में जो जॉइंट बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जैसे भाई आपने बीम बनाने लग रहे थे, आज आपने 1.5 मीटर की बीम बना दी, अब एक हफ्ते बाद अगले 1.5 मीटर की बनाई, फिर एक हफ्ते बाद अगले 1.5 मीटर की बनाई, तो बीच में जॉइंट आ जाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अगला क्वेश्चन, which of the following reinforcement concrete structure is commonly used to keep the earth in vertical and stable position at location where the ground level change abruptly? तो भाई ऐसा हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि जो मिट्टी होती है, सोयल होती है, उसको स्टेबल और वर्टिकल पोजीशन में रखने के काम आता है? तो हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। भाई रिटेनिंग वॉल होती है, वो किसके काम आती है? सोयल को रिटेन करने के लिए। रिटेनिंग वॉल से हम सोयल को रिटेन करेंगे। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्ले कैन बी यूज इन द कोर ऑफ अर्थन डैम बिकॉज इट हैज ए, जो सोडियम क्ले होती है अर्दन डैम के कोर में यूज करते हैं क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी कम होती है। और अगर सोयल के अंदर भाई इरिगेशन वाली सोयल है, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो क्या होता है? उसकी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी और सोयल हमारी खराब हो जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं? लीचिंग करते टाइम जिप्सम डालते हैं या फिर लाइमस्टोन डालते हैं, ताकि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो पाए कुछ। अगला क्वेश्चन, Which property of borosilicate glass made it suitable for the thermal shock resistance? बोरोसिलिकेट ग्लास की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो थर्मल शॉक को रजिस्ट कर पाता है? थर्मल यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट को। पर टेम्परेचर अचानक से कम ज्यादा होता है जो, तो उसका थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट काफी कम होता है, लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बोरोसिलिकेट ग्लास जो लेबोरेटरी के अंदर ये टेस्ट ट्यूब होती है ना, वहां पे इस्तेमाल होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होता है तो टेम्परेचर कम ज्यादा होने का इस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ सीजनिंग इज द टिम्बर इमर्ज इन solution of suitable salt and then taken out and seasoning in a ordinary way? सीजनिंग का वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम टिम्बर को साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं और फिर उसको बाहर ले जाके नॉर्मल साधारण तरीके से सीजनिंग करवाते हैं? तो वो होता है केमिकल सीजनिंग। कौन सा सीजनिंग होती है? केमिकल सीजनिंग। भाई पहले तो टिम्बर को आपने केमिकल में डुबो दिया, सारा पानी बाहर निकल गया, उसमें केमिकल आ गया, केमिकल रिप्लेस कर देगा वाटर को, और फिर केमिकल को हम ऑर्डिनरी तरीके से सीजनिंग करेंगे उसकी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज द लोएस्ट कार्बन कंटेंट? इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है? तो मीथेन के अंदर कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, यानी कार्बन कंटेंट केवल एक कार्बन है, कार्बन कंटेंट इसमें सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट, flocculation is a chemical technique that is directed toward the destabilization of the charged particle and coagulation promote the agglomeration of the stabilized particle। तो इसने गलत चीज लिखी हुई है, इसने कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन को आपस में मिक्स कर दिया, तो पहली स्टेटमेंट गलत होती है। फ्लोकुलेशन क्या, कोगुलेशन क्या होता है? पहले कोगुलेशन को देख लेते हैं। कोगुलेशन के अंदर हम केमिकल डालते हैं पानी के अंदर जो कि चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फास्ट मिक्सिंग होती है। फिर हम करते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या होता है भाई? चार्ज उनका न्यूट्रलाइज हो गया, अब धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि वे एक दूसरे के पास आए पार्टिकल, और भाई बट साइज उनका इंक्रीज होगी, वे नीचे की तरफ बैठ जाए। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक द रिमूवल ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर भाई कितने पार्टिकल रिमूव होंगे वो डेप्थ का इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। कितने पार्टिकल रिमूव होंगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? वो केवल सरफेस ओवरफ्लो रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सरफेस ओवरफ्लो रेट। डेप्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट हो जाती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं काफी सारे। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूवल ऑफ पार्टिकल डेप्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट,
Filter purify the water through the following four different process: mechanical straining, flocculation and sedimentation, biological metabolism and electrolytic change। बिल्कुल सही बात है भाई, फिल्टर में ये चारों प्रोसेस होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज ए डीक्लोरिनेटिंग एजेंट, तो एक्टिवेटेड कार्बन डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, इसमें सभी को फुल मार्क्स मिल गए, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वोयर बिटवीन द नॉर्मल पुल लेवल एंड द मैक्सिमम पुल लेवल इज नोन एज द सरचार्ज स्टोरेज। भाई रिजर्वोयर के अंदर नॉर्मल जो लेवल होता है और मैक्सिमम लेवल के बीच में जो पानी स्टोर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सरचार्ज स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, सरचार्ज स्टोरेज इज मेनली टू डिटेन द फ्लड वाटर सो दैट इट डज नॉट कॉज एनी डेंजर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। सरचार्ज स्टोरेज किस लिए होती है? ताकि अगर बाढ़ का पानी कभी आ जाए तो वो डैम के अंदर, रिजर्वोयर के अंदर वो स्टोर हो जाए और डाउनस्ट्रीम साइड पे कोई रिस्क ना हो, कोई खतरा ना हो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे को आपस में एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। अगला क्वेश्चन सर्वे का क्वेश्चन है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नियर द पॉइंट पी, पी के ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट पी एंड क्यू आर 1.8 एंड 2.6। ठीक है। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया रेसिप्रोकल रेंजिंग वाला। ठीक है, पी के ऊपर रखा तो पी पे रीडिंग थी 1.8 और क्यू पे थी 2.6, यानी क्यू का लेवल नीचे, पी थोड़ा सा ऊपर हाइट पे है। इंस्ट्रूमेंट को जब हमने क्यू के ऊपर रखा तो पी की रीडिंग है 1.5, क्यू की रीडिंग है 2.4। तो पी का आर एल अगर 100 है तो क्यू का आर एल कितना होगा? तो भाई कर लेते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग में हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग में हम क्या करेंगे? ट्रू डिफरेंस इन लेवल, ट्रू डिफरेंस इन लेवल हम क्या लेते हैं? एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश। सबसे पहले तो वो निकाल लेते हैं, 2.6 माइनस 1.8, फिर हम क्या प्लस करते हैं? 2.4 माइनस 1.5, कितना आ गया? 1.7 डिवाइड बाई 2। तो ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन कितना आ गया? 0.85। ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन कितना आ गया? 0.85। अब P का RL है 100, तो Q का कितना होगा? तो 100 माइनस 0.85, कितना आंसर आ गया? 99.15। बस आपको सर्वे वाले क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, पेपर के ऊपर लिखते जाओ। सबसे आसान तरीका यही है। 27 का सेकंड ऑप्शन, ये आप आराम से 30-40 सेकंड में कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर बोथ द फेस ऑफ वॉल, 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर हाइट और 30 सेंटीमीटर थिक, इग्नोर द थिकनेस फेस ऑफ द वॉल। भाई प्लास्टर की कितनी क्वांटिटी लगेगी? 5 मीटर लंबी और 4 मीटर हाइट की दीवार है, तो 5 चौक 20 एरिया हो गया, दोनों तरफ प्लास्टर करना तो 20 दूनी 40, 40 मीटर स्क्वायर आपको टोटल एरिया प्लास्टर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following given option represent a doubly reinforcement beam? डबली reinforcement beam इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करा? तो डबली reinforcement beam में क्या होता है? कंप्रेशन में भी स्टील होती है, टेंशन में भी स्टील होती है। तो ए एट लीस्ट सिंगल लेयर ऑफ reinforcement इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन फेस। तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड पे कम से कम एक सरिया होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबली reinforcement beam बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following estimate is done to account the cost required to keep the build structure in working and safe condition? भाई आपने बिल्डिंग बना दी, अब उसके बाद वो बढ़िया कंडीशन में हर साल रहे, तो उसके लिए हमें कौन सी कॉस्ट करानी पड़ती है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हर साल जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ताकि वो सेफ और वर्किंग कंडीशन में बिल्डिंग रही रहे। अगला क्वेश्चन, in regard to the resection method of plane table survey, the term resector refer to the प्लेन टेबल सर्वे के अंदर एक रीसेक्शन का मेथड होता है, तो उसके अंदर जो रीसेक्टर टर्म होता है वो क्या होता है? तो पहले तो देखो प्लेन टेबल सर्वे में रीसेक्शन का क्या मेथड होता है। आप बीच में एक स्टेशन के ऊपर खड़े हो जाते हो, ठीक है, और वहां से जितने भी स्टेशन है सब के ऊपर ऐसे रे ड्रॉ करते हो, सभी के ऊपर रे ड्रॉ करोगे जितने भी स्टेशन है, और फिर आपस में भाई चेन वगैरह से डिस्टेंस को मेजर करके उन सभी पॉइंट को हम आपस में जोड़ देते हैं। जैसे इन सभी पॉइंट को हमने आपस में जोड़ दिया,
तो ये कौन सा मेथड होता है हमारा? ये हमारा रिसेक्शन वाला मेथड होता है। तो अच्छा, ये रिसेक्शन वाला नहीं, ये मैं आपको रेडिएशन वाला बताने लग गया था। बाकी रिसेक्शन के अंदर क्या होते हैं भाई, किसी भी स्टेशन के ऊपर खड़े हो गए आप, दूसरे स्टेशन के ऊपर जो रे लगाते हो, तो रे ड्रॉन फ्रॉम द अनप्लॉटेड लोकेशन ऑफ द स्टेशन टू द नॉन लोकेशन ऑफ द पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेक्टर बोलते हैं। रिसेक्शन मेथड के अंदर रिसेक्टर क्या होता है? रे यानी कि जो आपने लाइन ड्रॉ करी है अनप्लॉटेड लोकेशन ऑफ स्टेशन के ऊपर फ्रॉम द नॉन लोकेशन ऑफ द पॉइंट। रिसेक्शन मेथड हम यूज किस लिए करते हैं भाई? उस स्टेशन की लोकेशन को मैप के अंदर ड्रॉ करने के लिए भाई, जो अभी तक प्लॉट नहीं हुआ है, हम रिसेक्शन मेथड को यूज करते हैं। और रिसेक्टर क्या होता है भाई? अनप्लॉटेड स्टेशन के ऊपर आपने जो लाइन ड्रॉ करी है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेक्टर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन चेन या टेप सर्वे 3, 4, 5 मेथड कैन बी यूज। तो 3, 4, 5 मेथड का क्या मतलब हो गया भाई? परपेंडिकुलर वाला। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो किस लिए यूज करते हैं? टू सेट आउट ए कंटूर लाइन, कंटूर के लिए यूज करते हैं जी? नहीं। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे नाम से भी पता चलने लग रहा है 3, 4, 5 मेथड। टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफसेट, बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। टू रिमूव दी ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, जी नहीं, इसके लिए यूज नहीं करते, केवल परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए इसको यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, इन ए सोयल थ्री फेस डायग्राम दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोयल आर। सोयल का थ्री फेस डायग्राम में कौन कौन से मटेरियल होते हैं भाई? सोयल होती है यानी सोलिड होती है, एयर होता है और वाटर होता है, और सोयल को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए टैंक हैज ए हाइट एंड विड्थ ऑफ 4 and 3 मीटर, डिटरमाइन द टोटल वाटर फोर्स इन द किलोन्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ टैंक व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। भाई 4 मीटर वाटर टैंक की हाइट है, 3 मीटर उसकी विड्थ है, तो उसके बॉटम के ऊपर कितना फोर्स लगने लग रहा है? लेंथ उसकी हमें 3 मीटर लेनी है, तो प्रेशर कितना लगेगा? प्रेशर होता है रो जी एच, प्रेशर यही होता है ना, रो जी एच। जो वाटर का यूनिट वेट होता है वो हम कितना लेते हैं? डेंसिटी इनटू जी, यानी कि 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कह लो पर मीटर क्यूब, कह लो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं। और 4 मीटर की हाइट दे रखी है। तो वैसे इस वाले क्वेश्चन को आपको करना नहीं था, इस वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना था। क्वेश्चन आसान है लेकिन इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना था, ठीक है? क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन आप एसएससी जेई प्री के अंदर नहीं कर सकते। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का यूनिट वेट है, 4 मीटर की हाइट है, कितने एरिया के ऊपर लगने लग रहा है? 3 मीटर विड्थ, 3 मीटर लेंथ, तो 3 3 9, कितना आंसर आ जाएगा? 353.16। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिट्यूमन। बिट्यूमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? रिंग एंड बॉल अपैरेटस यूज टेस्ट हम करते हैं। एक इसके अंदर बॉल रहती है, स्टील की बॉल, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर पाएंगे तो बिट्यूमन हमारा क्या होगा? सॉफ्ट होता चला जाएगा, और ये बॉल हमारी पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ गिर जाती है, तो रिंग एंड बॉल टेस्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ए ओवरटर्न टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। स्ट्रेट रेलवे ट्रैक से अगर कोई टर्न आउट निकलने लग रहा है तो हम कौन से मेथड को यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए? कोल मेथड को। हम कौन से मेथड को यूज करते हैं? कोल मेथड को हम यूज करते हैं टर्न आउट को डिजाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या होता है? तो भाई ट्रीटमेंट प्लांट से घरों तक पानी लेके आने के लिए किसका काम होता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन काम का क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से घर तक पानी को लेके आने के लिए। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट एरिया ऑफ a टेंशन मेंबर consist of a drill hole of diameter 22 mm to place a M20 bolt. Take thickness of the tension member as 10 mm and the gross area 1000 mm square. एक आपको टेंशन मेंबर दे रखा है, उसके अंदर हमने 22 mm का होल कर दिया, ठीक है भाई? आपकी ये प्लेट थी कुछ, इसके अंदर आपने क्या कर दिया? यहाँ पे एक होल कर दिया। अब आपसे क्या कह रखा है? इस टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी है? 10 mm इसकी थिकनेस है, ग्रोस एरिया आपको दे रखा है 1000 mm स्क्वायर। ये ग्रोस एरिया क्या है भाई? अगर हम इसको यहां से देखें ना, इस साइड से,
इस साइड से हम इसको देखें तो ये वाला एरिया जो मैंने अभी बनाया है वो कितना दे रखा है आपको, 1000 mm²। अब आपने इसमें छेद कर दिया तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, तो जो बोल्ट का एरिया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसका डायमीटर आपको पता है कितना है, डायमीटर है इसका 22, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, थिकनेस है 10 mm। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 22 × 10, एरिया कितना हो जाएगा 22 × 10, 220। तो 1000 में से 220 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा 780 mm²। तो इजी था ना इस वाले क्वेश्चन को तो करना, ये वाली कैलकुलेशन आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, इन दिस सीव मेथड ऑफ सोइल टोटल वेट ऑफ सोइल टेकन एज 500 ग्राम, 500 ग्राम आपने सोइल का वजन लिया है। मास ऑफ द सोइल रिटेन ऑन द 4.7 mm सीव वाज 100 ग्राम। 4.75 mm की सीव पे 10 ग्राम सोइल रिटेन हो गई, 2 mm की पे 150 ग्राम, और 425 माइक्रोन वाली पे 200 ग्राम। तो इफेक्टिव साइज क्या होता है, इफेक्टिव साइज होता है D10। D10 मतलब 10% पार्टिकल फाइनर है, यानी 90% पार्टिकल उससे बड़े साइज के होंगे, ठीक है। तो 500 ग्राम का 90% कितना हुआ, 450 ग्राम। यानी ऐसा साइज देखना जिसके ऊपर 450 ग्राम पार्टिकल रिटेन हो चुके होंगे। तो 425 माइक्रोन सीयू के ऊपर कितने पार्टिकल रिटेन हुए, 200 तो इसके ऊपर ही हो गए, 150, 150 यहाँ 2 mm वाली पे और 100 इस पे। तो 425 से बड़े साइज के पार्टिकल कितने हैं, 200 + 100 300, 300 + 150 450। यानी 90% पार्टिकल 425 माइक्रोन से, मतलब 90% पार्टिकल 425 माइक्रोन से बड़े साइज की हैं। तो D10 इसका कितना हो गया, 425 माइक्रोन। वही हमसे पूछ जाए इसका इफेक्टिव साइज क्या होगा, 425 माइक्रोन्स। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्शियली वेक्टर सेफ्टी फॉर द मटेरियल स्ट्रेंथ एंड यूज इन द लिमिट स्टेट डिजाइन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो भाई जो वो होती है स्टील, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं, कंक्रीट के लिए हम कितनी लेते हैं 1.5। तो सेकंड स्टेटमेंट 1.5 लेंगे कंक्रीट के लिए, सही बात है। हायर पार्शियल फैक्टर इज असाइन टू कंक्रीट, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ज्यादा लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.5। तीसरी स्टेटमेंट, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ 1 इज यूज फॉर द कंक्रीट अंडर द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सर्विसिबिलिटी की बात हो रही है, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के अंदर हम कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं कंक्रीट के लिए, 1 लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी 1.15 इज यूज फॉर स्टील अंडर द सर्विस लिमिट कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इसमें सही है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन था जो बहुत कम बच्चों ने सही किया होगा, किसी ने तुक्का लगा दिया होगा तो लगा दिया होगा, बाकी ये क्वेश्चन सही होने के कम ही चांस। ये वाली चीजें हम रूटीन में नहीं पढ़ते, लेकिन अब हमारे सामने आ गया तो हमने देख लिया। भाई सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कंक्रीट के लिए लिमिट स्टेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सर्विसिबिलिटी के अंदर लिमिट स्टेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1 रहेगा, स्टील के लिए 1 रहेगा, और अल्टीमेट लिमिट स्टेट में कौन सा रहेगा जो हमने भी याद कर रखा है भाई, स्टील के लिए 1.15, कंक्रीट के लिए 1.5। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ नए क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। आपको लेक्चर बढ़िया लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम। थैंक यू।